नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संगशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है हमारी। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड के हम 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज की क्लास में कवर करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, 151वां क्वेश्चन है। ये 151वां दोस्तों क्वेश्चन है टीचिंग अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि विद्यालय में समावेशी वातावरण का सर्जन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, समावेशी का मतलब होता है एक समान माहौल बनना चाहिए, एक समान माहौल होना चाहिए। इसके बारे में बात हो रही है कि विद्यालय में समावेशी वातावरण का सर्जन किया जा सकता है। किसके द्वारा? सर्जन का मतलब माहौल बनाया जाता है, माहौल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा विद्यालय में बनाया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं उन 4 ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन सही है और किसके द्वारा हम विद्यालय में अच्छा समावेशी वातावरण बना सकते हैं, यानी एक समान माहौल बना सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को पूर्ण प्रतिव्यक्ता सुनिश्चित करके। पहला है हमारा ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके, या फिर दृश्य सामग्री की अधिकतम उपयोग करके, यानी जो दृश्य जो दिखाने वाली चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम छात्र छात्राओं को, जो बच्चे होते हैं उनको आकर्षण करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि समावेशी यानी एक समान विद्यालय में बच्चों को करने के लिए किया जा सके। तो दूसरा भी ऑप्शन यही है। तीसरा है पाठ्य पुस्तक को सीखने के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक को सीखने के मुख्य रूप में प्रयोग करके हम समावेशी कर सकते हैं, या फिर विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों को कक्षा से पृथक करके, यानी कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिनको बात की जाएगी। पृथक माने होता है दोस्तों अलग करना, यानी विशेष बच्चे जिन्हें अपंग या विकलांग या दिव्यांग आप कहते हैं उनके बारे में बात हो रही है। उनको अलग करके कैसे समावेश किया जा सकता है, आप इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। समावेशी का काम कैसे करें, कैसे वातावरण का माहौल करें? सभी विद्यार्थियों की पूर्ण प्रतिभागिता सुनिश्चित करके, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं स्कूल में दोस्तों, सभी स्कूल के विद्यार्थियों को प्रतिभागिता करके, शामिल करके ही हम स्कूल में, विद्यालय में समावेशी वातावरण का माहौल बना सकते हैं, समावेशी वातावरण का सर्जन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आप 152 नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे। आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे, यानी आप एक शिक्षक हैं और आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा समझदार है। सृजनात्मक बच्चे की आप पहचान कैसे करेंगे? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको समझना है और उस पर टिक कर देना है। यदि वह किसी कविता या कहानी का सर्जन स्वयं करता है, यदि वह किसी कविता या कहानी का सर्जन स्वयं करता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड है, यदि वह किसी कविता का पाठ करता है। सेकंड है, यदि वह किसी कविता का पाठ करता है। और सी नंबर में लिखा है, यदि वह किसी किताब में दी गई कहानी को सुनता है। और चौथा है, यदि वह पुस्तक में दिए गए चित्र को देखकर बनाता है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है हमारा, जिसमें बात की गई है कि आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे, तो आप उसमें पहचानेंगे कि वह किसी कविता या कहानी को सर्जन स्वयं करता है। यानी जब आप उसे पढ़ाते हैं और जब वो आपको उस पढ़ाने के बाद कहानी या कविता को जब वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने तौर तरीके से जब आप एक्सप्लेन करता है, जब उसे बताता है उस कहानी या कविता को किया है, पढ़ाया है, उसे अच्छे से समझाता है अपनी भाषा में, अपनी तरीके से, अपने लहजे में, अपने बात करने के तरीके में, तो इस बात से आप पहचान लेंगे कि वह सृजनात्मक बच्चे की पहचान आप इस बात से करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा तो वो है दोस्तों हमारा पहला हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारा जो राइट आंसर है वो पहला है, यदि वह किसी कविता या कहानी को का सर्जन स्वयं करता है। कविता कहानी जिसके बारे में पढ़ाया गया है, जिस स्टोरी के बारे में बताया गया है, उस चीज़ को अच्छे से दोबारा से वह समझकर अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन करता है।
तो आप किसी भी सृजनात्मक बच्चे की पहचान इस बात पे करेंगे। दोस्तों हमारा 153 नंबर वाला सवाल है, क्वेश्चन है कि कथन एक किसी विद्यार्थी के सीखने प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। यानी किसी विद्यार्थी में दोस्तों सीखने के लिए बहुत से कारण होते हैं, सीखने के लिए प्रभावित करने वाले उसमें बहुत से कारण होते हैं। समझ गए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्यार्थी में सीखने के लिए बहुत से कारण होते हैं। कारक का यहाँ पर जो मतलब है वो कारण से है, बहुत से कारण होते हैं। यानी जो उम्र है, एज है, उसकी बात हो रही है दोस्तों कि सीखने के लिए एज और परिपक्वता का होना सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर हम उनको भी देख लेते हैं और ऑप्शन को समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों कथन असत्य हैं। तो ये तो बिल्कुल दोस्तों गलत है, क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि सीखने के लिए विद्यार्थी में कौन से कारक है, हमें ये बताना है। दूसरा है कि कथन एक सत्य है और कथन दो गलत है। तो ये भी दोस्तों इनका पूर्ण गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कथन एक में कि किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रभावित करने वाले बहुत से कारण हैं। तो दोस्तों ये और बिल्कुल राइट बात हो रही है ये कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए विद्यार्थी में बहुत से कारण होते हैं, कई चीज़ों से वो प्रभावित होता है, इसलिए बहुत से कारक माने जाते हैं। तो ये तो इसका सही जाएगा। और वहीं तीसरे में है कि दोनों कथन सत्य हैं। तो दोनों कथन का दूसरी बात हो रही है कि दोनों कथन सत्य हैं। तो दूसरे कथन में है आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक है। यहाँ पर दोस्तों ये कथन भी सही हो रहा है इनका कि विद्यार्थी में सीखने के लिए उम्र यानी एज यानी आयु की बात हो रही है, और परिपक्वता सीखने के लिए उम्र के हिसाब से ही परिपक्वता आती है, अधिकतर है ना दोस्तों, उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से ही परिपक्वता आती है। तो सीखने के लिए हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर में कि दोनों कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन ही सत्य हैं दोस्तों। यानी हमारा जो राइट आंसर इसमें होगा, जो इस पर हमें टिक करना है, तो वो करेंगे हम सी नंबर में, क्योंकि इस विद्यार्थी को सीखने के लिए बहुत से कारण होते हैं, जो कि पहला कथन हो गया। और दूसरे में यहाँ पे बताया गया है आयु और परिपक्वता, यानी उम्र के हिसाब से ही परिपक्वता आती है, ये भी बात सही है। 154वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी सामग्री मतलब दोस्तों सामान पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए नहीं है। यहाँ पर हमें 4 सामग्री दी गई है, 4 सामान दिया गया है, और हमें बताना है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए वो सामान कौन सा जो नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है, वो बताना है हमें दोस्तों। तो ऑडियो बुक, तो आपको पता ही है दोस्तों, जो दृष्टिहीन है जिसको नहीं दिखता है तो वो ऑडियो से सुन तो सकते ही, तो ये भी नहीं होगा। ब्रेल स्लेट भी नहीं होगा। लार्ज प्रिंट बुक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है, लार्ज प्रिंट बुक और टैक्टाइल में। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों लार्ज प्रिंट। 155वां हमारा सवाल है, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी हर शिक्षक को आवश्यकता है। बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आज के समय में ऐसा कौन सा कौशल है जिसकी हर शिक्षक को आना चाहिए, हर शिक्षक को उसकी आवश्यकता है। तो ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों कि वो कौन सा कौशल है, कौन सा टैलेंट है जो हर शिक्षक को होना चाहिए, हर शिक्षक को आना चाहिए। तो देख लेते हैं। पहला है श्याम पट पर लिखना, दूसरा है ऑडियो टेप का प्रयोग करना, उसे आना चाहिए, और सी नंबर में है दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना या फिर व्याख्यान करना। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है, आज के समय में हमसे बात हो रही है कि हर शिक्षक को आना चाहिए, तो वो है दोस्तों हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यानी जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों आज के समय में, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी वगैरह, इन सब का उपयोग करना आना चाहिए उसे। टीचिंग कराते समय जो पढ़ाते हैं वो उस समय शिक्षक को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पर किसके माध्यम से आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। यहाँ पर श्याम पट पर लिखना ये भी पूछा गया था ना हमसे ए नंबर में, लेकिन जो राइट आंसर है हमारा वो सी नंबर में है। आज के समय में हर शिक्षक को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, उपयोग करना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने सीखा है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, यानी और आप उससे दोस्तों जुड़े रहिए ताकि आपकी जो तैयारी है एंट्रेंस एग्जाम की, डीएलएड की, वो आराम से होती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करेंगे आपको क्लास कैसी लगती है, आप कितना सीख पाते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों,
ताकि डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनकी आराम से दोस्तों उत्तराखंड में एंट्रेंस एग्जाम उनका क्लियर हो सके। नमस्कार।